दोस्तों, वैसे तो मैं हॉलीवुड मूवीज को अपने दूसरे चैनल पर अपलोड करता हूं, लेकिन आज पहली बार मैं इस चैनल पर एक ऐसी मूवी आपको दिखाने जा रहा हूं जो रिलीज तो हुई है आउट ऑफ इंडिया, लेकिन इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट इतना खास है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी विदेशी मूवी को देख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी स्पॉइलर के शुरू करते हैं आज की शानदार एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है इट लिव्स इनसाइड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी मूवीज देखने को मिलेंगी जो शायद ही आपने कभी देखी या सुनी हो। मूवी की शुरुआत होती है एक अंधेरे रूम से, जहां हम लाल रंग की तेज रोशनी को फैलते हुए देखते हैं। रोशनी के साथ हम कुछ डरावनी चीख भी सुन पाते हैं, और जब यह चीख शांत होती है तब हम इसी कमरे में देखते हैं एक अजीब सी किताब, जिसके पास ही कोई लाश पड़ी होती है, जैसे कोई जलकर खाक हुआ हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है समिधा नाम की लड़की पर, जिसे सभी सैम कहकर बुलाते हैं। सैम इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करती है, जिस वजह से उसके घर में देवी देवताओं की पूजा होती है और ब्रेकफास्ट में देसी खाना बनता है। लेकिन सैम को यह सब पसंद नहीं है। घर पर दुर्गा पूजा की तैयारियां चल रही हैं, जिसके लिए सैम की माँ उसे प्रसाद बनाने में हेल्प करने को कहती है, लेकिन सैम बहाना बनाकर घर से निकल जाती है। अगले सीन में हम सैम को स्कूल में देखते हैं, जहां उसी की क्लास का एक लड़का रश उसमें काफी इंटरेस्ट लेता हुआ दिखता है और उसे एक पार्टी के लिए इनवाइट भी करता है। तभी हम क्लास में एक दूसरी स्टूडेंट को एंटर करते हुए देखते हैं, जिसका नाम होता है तमीरा। तमीरा ने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहन रखे होते हैं और साथ ही उसके हाथ में एक कांच का जार भी होता है। ये वही जार होता है जो हमने फिल्म की शुरुआत में उस कमरे में देखा था। खैर, तमीरा इस जार को ऐसे पकड़कर चल रही होती है मानो उसमें कुछ बहुत ही कीमती चीज छुपी हो, जिस वजह से क्लासरूम के सभी बच्चे तमीरा को वियर्ड नजरों से देख रहे होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गौर से उसे देख रही होती है सैम। लेकिन किसी वजह से सैम मानो तमीरा से नजरें चुरा रही होती है। खैर, अब क्लास के बाद क्लास टीचर जॉयस सैम को रोकती है और उससे तमीरा के बारे में पूछती है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि सैम और तमीरा कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ऐसे में जॉयस सैम से कहती है कि लग रहा है तमीरा की मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं है, पर इस बात को सैम एकदम से टालने की कोशिश करती है और वो कहती है कि तमीरा खुद की मदद खुद कर सकती है, उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। क्लास के बाद एक बार फिर हम तमीरा को सभी बच्चों से दूर अकेले उस जार को लेकर जाते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि सैम के दोस्त तमीरा का मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन सैम उस पर भी कुछ नहीं कहती। तो आगे सीन तमीरा पे आता है, जहां हम उसे आधी रात को सड़क पे चलते हुए देखते हैं। तमीरा अभी भी काफी डरी हुई लग रही थी और उसके हाथ में वो जार अभी भी था। इसी बीच हम उसके बस्ते से खून की बूंदें गिरते हुए भी देख पाते हैं। यहाँ तमीरा एक मंत्र का जाप कर रही थी। जी हाँ, वही मंत्र जो हमारे भारत के हिंदू धर्म में शांति पाठ के नाम से जाना जाता है। बेसिकली इस मंत्र को पढ़ने से किसी भी भटकती हुई आत्मा को शांति देने की कोशिश की जाती है। खैर, बैक टू द स्टोरी। तमीरा मंत्र पाठ करते हुए एक घर के पास पहुंचती है, जो काफी बुरी हालत में लग रहा था। तमीरा भी यहाँ काफी डरी हुई आती है और जल्दी से वो जार नीचे रख देती है। हम देखते हैं कि तमीरा उस जार में थोड़ा कच्चा मांस डालती है और फिर उसे बंद कर देती है। लेकिन तभी जार से कई चीखें सुनाई देने लगती हैं, जिससे तमीरा की हालत खराब होने लगती है। वो डरते हुए जार को जब वापस उठाती है तो उसे उसमें किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई स्पिरिट उस जार के अंदर हो। अब अगले दिन हम वापस स्कूल का नजारा देखते हैं, जब सैम से मिलने तमीरा आती है। एक बार फिर हम तमीरा के हाथ में वही जार देखते हैं। वो सैम से कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए, और ये कहते हुए तमीरा सैम के आगे वही जार रख देती है। वो कहती है कि मैं कई दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो वो बात हाथ से निकल जाएगी। फिर तमीरा कहती है कि इस जार के अंदर एक शैतान रहता है, एक शैतान जो अब उसके पीछे पड़ा है। जब सैम तमीरा से इस सब का मतलब पूछती है तो तमीरा कहती है कि उसे ये जार करण के घर में मिला था और तब उसे ऐसा लगा मानो यह उसे आवाज लगा रहा था। तमीरा की बातों से सैम काफी परेशान होने लगती है, लेकिन तमीरा आगे कहती है कि उसने इस शैतान को अंदर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसे हर समय भूख लगती रहती है, वो भी कच्चे मांस की। तमीरा सैम से कहती है कि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करेगी। तभी हम देखते हैं कि सैम और तमीरा की बातें अब स्कूल के बाकी बच्चे सुन रहे थे, और इस बात से सैम बहुत इंसल्टेड फील कर रही थी, क्योंकि उसे तमीरा की बातें बकवास लग रही थी। हालांकि तमीरा उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि ये शैतान उन्हीं कहानियों से जुड़ा है जो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन सैम अब उसकी एक नहीं सुनती और वह गुस्से में तमीरा को उल्टा सीधा सुनाते हुए उसका जार तोड़ डालती है। ऐसा होते ही जार से काले रंग की राख बाहर बिखरने लगती है, जिसे देखकर तमीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है
वो समझ जाती है कि सैम ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब ये गलती तमीरा को भारी पड़ने वाली है। इससे पहले कि सैम उसे रोक पाती, तमीरा बाहर की तरफ भागती है जिसमें उसकी एक डायरी या बुक नीचे गिर जाती है। सैम उसको जैसे तैसे रोकती है तो तमीरा सैम के पीछे किसी अदृश्य चीज की तरफ पॉइंट करने लगती है और इसके बाद जब सैम उसकी टीचर को बुलाने जाती है तब हम देखते हैं कि अब यही अदृश्य शक्ति अब तमीरा को अपने साथ कहीं खींचकर ले जाती है और जब सैम वापस आती है तब तमीरा भी वहाँ से गायब हो चुकी होती है। अगले दिन सैम के घर पर दुर्गा पूजा होती है जिसमें सभी पूजा के बाद तमीरा के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो कल से गायब है। जब सैम को ये बात पता चलती है तो वो डर जाती है कि आखिर तमीरा कहाँ गई होगी। लोगों की बातों से पता चलता है कि पुलिस और कई लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग आपस में बात कर रहे थे कि चाहे जो भी हो तमीरा के साथ वैसा कुछ नहीं होना चाहिए जो चौधरी के बेटे के साथ हुआ था। सैम इस बारे में सुन लेती है और अपने पिता से पूछने की कोशिश करती है कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तब सैम के पिता उसे चौधरी के बारे में बताते हैं जो उनके ही फैमिली फ्रेंड्स थे और जिनकी हाल में ही मौत हुई थी। सैम के पिता का कहना था कि चौधरी इंडिया से किसी एंटिटी से पीछे छुड़ाने के लिए यहाँ आए थे। उनके परिवार में कोई तो प्रॉब्लम थी जिसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा था उनके बेटे पर जिसका नाम था करण। करण का बिहेवियर बहुत ही एबनॉर्मल रहने लगा था। जहाँ वो अकेले में किसी से बातचीत करता हुआ नजर आता था, कोई चीज जो दिखाई नहीं देती थी। अब फिर एक दिन वो सभी मारे गए जिसकी वजह से आज तक पुलिस उनको नहीं ढूंढ पाई है। अब ये बातें सुनकर सैम काफी परेशान हो जाती है और हम देखते हैं कि वो अपने कमरे में जाकर तुरंत वो डायरी निकालती है जो उसे तमीरा के पास से मिली थी। हम देखते हैं कि ये डायरी असल में करण की थी। सैम तभी पूजा छोड़कर अपने स्कूल की तरफ निकल जाती है और दूसरी तरफ हम एक बार फिर तमीरा को देखते हैं जो इस वक्त कहीं कैद थी। ये एक डरावना कमरा लग रहा था जहाँ वही लाल रंग की रोशनी दिखाई दे रही थी। तमीरा यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। अब यह शख्स कौन था वो सब दिखाई तो नहीं देता लेकिन तमीरा के हाथों पर हम जलने के निशान उभरते हुए देखते हैं जिससे वो तेज तेज चीखने लगती है। इधर स्कूल पहुंचकर सैम इस डायरी को खोलकर पढ़ने की कोशिश करती है तो हम पाते हैं कि इस डायरी के मैक्सिमम पन्ने खराब हो चुके थे, मानो किसी ने इसमें आग लगाई हो। डायरी के पन्नों में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता मगर सैम को यहाँ बार बार किसी एंटिटी के बारे में पढ़ने को मिलता है। एक एंटिटी जिसे हर हाल में बंद करके रखने को कहा गया था। इस डायरी में सैम को कुछ डरावनी तस्वीरें भी दिखती हैं जो शायद इसी एंटिटी के बारे में थी। डायरी पढ़ने के दौरान सैम अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास करती है। उसे कई बार लगता है कि मानो कोई उसे पीछे से देख रहा है लेकिन पीछे मुड़ने पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। तो नेक्स्ट सीन में हम सैम को रश की पार्टी में देखते हैं जहां अब भी वो तमीरा के बारे में सोच रही होती है। जब रश इस बारे में पूछता है तब सैम उसे वही डायरी दिखाती है जहां डायरी को क्लियरली किसी ने जलाया था। वहीं रश और सैम डिस्कस करते हैं कि जिस रात करण की मौत हुई थी उस रात पुलिस को घर में जलने का कोई निशान नहीं मिला था, तो आखिर इस डायरी को किसने जलाने की कोशिश की होगी। सच जानने के लिए रश और सैम करण के घर जाने का फैसला करते हैं। अब जब कैमरे से हमें वो घर दिखाया जाता है तो हम रियलाइज करते हैं कि ये वही घर है जहाँ तमीरा शुरुआत में आई थी। पूरा घर का सामान इधर उधर पड़ा हुआ था जिसे देखकर सैम रश को बताती है कि पूरी फैमिली की मौत इसी तरह से हुई कि आज तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला और उस दिन करण की बॉडी को घर के बेसमेंट में पाया गया था, जबकि पुलिस को सिर्फ इतना पता चला कि करण ने खुद को मार लिया था। इस बात को डिस्कस करते हुए सैम और रश घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं लेकिन वो ध्यान नहीं देते कि इस वक्त भी उनके आसपास वैसे ही लाल रंग की रोशनी उभरने लगती है। सैम और रश एक कमरे में पहुंचते हैं जहां वही तस्वीरें बनाई गई थी जो हमें करण की डायरी में देखने को मिली थी। इस तस्वीर में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसके मुंह में कई सारी एंटिटी एंटर कर रही हैं या बाहर निकल रही हैं। यह पेंटिंग देखकर रश काफी परेशान हो जाता है और समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ क्या दिखाने की कोशिश की गई है। तभी अचानक घर के बाहर पुलिस आ जाती है जिन्हें देखकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब उस रात सैम को एक बहुत ही भयानक सपना आता है और वो देखती है कि तमीरा एक अंधेरे कमरे में बंद है जहाँ कोई अनजान शक्ति उस पर हमला करने वाली थी। इस सपने के बाद सैम और भी परेशान हो जाती है और वो अपनी मॉम से मदद लेने का डिसीजन लेती है क्योंकि करण ने अपनी डायरी में हिंदुइज्म और उससे जुड़े 7 चक्र के बारे में कुछ लिखा था। लेकिन सैम की मॉम उल्टा उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और पूछने लगती है कि वो बार बार पूजा छोड़कर क्यों चली जाती है।
वो अपने दोस्तों को कभी घर क्यों नहीं बुलाती और आखिर कब तक वो अपने रूट से दूर भागती रहेगी। इस बीच उसकी मॉम तमीरा के बारे में भी पूछती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सैम और तमीरा पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वो सैम से पूछती है कि क्या सैम ने तमीरा से कुछ उल्टा सीधा कहा है। अब एक तो सैम पहले से ही परेशान होती है, ऊपर से ये सब बातें उसको अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से में घर से निकल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सैम वापस रश को लेकर करण के घर पहुंचती है, जहां वो दोनों तमीरा के लापता होने की बात डिस्कस करते हैं। जब रश उसके परेशान होने का कारण पूछता है तो वो बताती है कि बचपन में वो और तमीरा बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, लेकिन हाई स्कूल में आने के बाद सैम नए कल्चर के लोगों के साथ नई दोस्त बनाना चाहती थी। उसने तमीरा को भी यह बात समझाई, लेकिन तमीरा नहीं समझ पाई। करण के मरने के बाद बात और बिगड़ गई, क्योंकि सैम नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे उसके बैकग्राउंड से जाने, तो इसी से सैम और तमीरा के बीच में दूरियां आ गई। खैर, इस कॉन्वर्सेशन के बाद हम सैम और रश को क्लोज आते हुए देखते हैं, लेकिन तभी सैम को सुनाई देती है एक भीनी सी आवाज। ये आवाज एक पुकार थी जो सैम को अपनी तरफ बुलाने लगती है। सैम उठकर इस आवाज का पीछा करती है कि ये आवाज करण के घर के अंदर से ही आ रही थी। इधर बाहर एक अजीब हादसा होता है। रश को अपने पीछे एक परछाई महसूस होती है और जब वो पीछे मुड़ता है तब कोई एंटिटी उस पर हमला कर देती है। रश की आवाज सुनकर सैम बाहर भागती है तो वो देखती है कि कोई अनजान शक्ति बेरहमी से रश को मारे जा रही है। वो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो एंटिटी रश के गले पर हमला करके उसे मार डालती है। इस हादसे के बाद सैम पूरी तरह से शॉक में चली जाती है और उसके पेरेंट्स उसे संभालते हैं। लेकिन अब सैम और उसके परिवार को हर कोई जज करने लगता है। सैम के माता पिता तो समझ ही नहीं पाते कि आखिर सैम और रश के साथ वहाँ क्या हुआ था, इसलिए वो एक बार फिर सैम से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैम कुछ नहीं कह पाती, जिससे उसकी माँ एक बार फिर उसे खरी खोटी सुना देती है। फिर उस रात जब सैम अपने कमरे में सो रही थी तब अचानक उसे अपनी माँ के रोने की आवाज सुनाई देती है। सैम को ऐसा लगता है कि शायद उसकी माँ उसकी वजह से परेशान है और वो उसे संभालने जाती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तब अचानक ही सैम की माँ एक खतरनाक राक्षस का रूप लेने लगती है और सैम पर हमला कर देती है। ये देख सैम तेजी से चीखती है, जिसके साथ ही उसकी नींद टूट जाती है। इसका मतलब असल में ये सैम का एक भयानक सपना था। हम देखते हैं कि सैम की हालत रोज बिगड़ने लगती है और धीरे धीरे वो खुद भी तमीरा की तरह बिहेव करने लगती है। दूसरी तरफ हम तमीरा को देखते हैं जो अभी भी उस जगह पर कैद है। इस बार वो मौका पाते ही वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो एंटिटी इतनी शक्तिशाली होती है कि तमीरा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। अब सैम दूसरी तरफ अपनी क्लास टीचर के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। इसके बाद वो कहती है कि मेरे पीछे कोई शैतान पड़ा है, एक ऐसी एंटिटी जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन लोगों पर हमला जरूर करती है। सैम बताती है कि वो हर वक्त उस एंटिटी को अपने अंदर महसूस करती है। वो उसे डराता है, उसके चाहने वालों को उससे अलग करने की कोशिश करता है। इनफैक्ट उसी एंटिटी ने ही रश की भी जान ली है। अब सैम को एक ही फिक्र है कि कहीं उस एंटिटी ने तमीरा का भी यही हाल ना कर रखा हो। टीचर सैम की बात समझ नहीं पाती, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करने का वादा जरूर करती है। फिर सैम उन्हें वही तस्वीर दिखाती है जो उसे और रश को करण के घर पर मिली थी। सैम टीचर से इस तस्वीर के बारे में पता करने को कहती है और टीचर इसके लिए मान जाती है। इस बीच वो बार बार सैम की मेंटल हेल्थ को लेकर भी कंसर्न दिखाती है और कहती है कि उसे किसी काउंसलर से बात करनी चाहिए, लेकिन सैम उनकी बात को नहीं सुन पाती, क्योंकि वो महसूस कर सकती थी कि वो शैतान अब यहाँ तक पहुँच चुका है। सैम अचानक बहुत धीरे बात करने लगती है और टीचर उससे पूछती है कि वो खुसफुसा क्यों रही है। इस पे सैम बस इतना ही कहती है कि वो यहाँ आ चुका है और उन्हें सुन सकता है। तभी सैम को जॉयस के पीछे एक काली परछाई दिखाई देती है, जिससे वो बहुत डर जाती है और वहाँ से तुरंत भाग निकलती है। अगले सीन में हम सैम को घर पर देखते हैं, जहाँ उसे टीचर का कॉल आता है। टीचर सैम को बताती है कि उसने उस तस्वीर के बारे में पता कर लिया है। वो सैम को बताती है कि ईस्ट इंडियन और बुद्धिस्ट मान्यताओं में एक सदियों पुरानी डीमन की बात की गई है, जिसका नाम है पिशाच। यह तस्वीर उसी डीमन के बारे में है, यानी पिशाच की है। पिशाच एक सोल ईटर डीमन है जो इंसान के नेगेटिव इमोशंस का फायदा उठाता है और धीरे धीरे करके उनकी आत्मा को खत्म कर देता है। पिशाच को मारा नहीं जा सकता, सिर्फ कैद करके रखा जा सकता है और इसे शांत रखने के लिए उसे कच्चा मांस भेंट में चढ़ाया जाता है। इसलिए हमें उसे किसी जार में कैद करके रखना होगा और समय समय पर फीड कराना होगा ताकि वो बाहर ना आ सके। पुराने जमाने में कई साधु संत खुद को पिशाच को कैद करने का वेसल बना लेते थे ताकि इंसानियत को उसके प्रकोप से बचा सकें। यहाँ टीचर की बातों से हम समझ पाते हैं कि जब हमने तमीरा के पास वो जार देखा था तब उसमें उसने इसी पिशाच की होने की बात कही थी
अब इस सच को जान लेने के बाद सैम समझ चुकी थी कि तमीरा अब भी इसी पिशाच के कैद में मौजूद है। इस बारे में जानने के लिए सैम अपनी माँ के पास जाती है और उनसे पिशाच के बारे में सब कुछ बताने को कहती है। पहले तो सैम की माँ कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन जब सैम उन्हें तमीरा और करण के बारे में बताती है तब वो मान जाती है। सैम की माँ कहती है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार पिशाच इंसान के नेगेटिव एनर्जी में पनपता है, जैसे डर, गुस्सा, लालच और घमंड। एक बार पिशाच किसी के पीछे पड़ जाए तो वो उस इंसान को बिल्कुल अकेला कर देता है। जो भी उसके दोस्त या करीबी होते हैं उन्हें उनसे दूर कर देता है। वो धीरे धीरे उस इंसान की आत्मा को ही खाने लगता है और अंत में पिशाच अपने शिकार को जलाकर मार डालता है। सैम अपनी माँ को बताती है कि हो न हो तमीरा अब भी उस पिशाच के कब्जे में है और वो उसे धीरे धीरे करके मार डालना चाहता है। सैम और उसकी माँ करण की डायरी को खोलते हैं, जहाँ सैम उसमें बार बार लिखे नंबर 7 को नोटिस करती है। वो रियलाइज करती है कि पिशाच अपने विक्टिम को 7 दिन तक जिंदा रखता है, जिसके अंत में वह उसे जलाकर मार डालता है। आज तमीरा को गायब हुए 7वां दिन हो चुका था और पिशाच आज उसे भी मार डालेगा, लेकिन उससे पहले उन्हें उसका पता ढूंढना होगा। दूसरी तरफ हम टीचर को देखते हैं, जो कि अभी स्कूल में थी और वो सैम की मदद करने का फैसला कर चुकी थी, इसलिए वो सैम के घर की तरफ निकलती है, लेकिन पिशाच पहले से उसका इंतजार कर रहा था। इस बीच एक भयानक एंटिटी अचानक उस पर हमला कर देती है और बार बार उसको जख्मी करने लगती है। वहीं सैम और उसकी माँ को करण की डायरी में एक और क्लू मिलता है, जहाँ सैम देखती है कि यहाँ एक मंत्र लिखा हुआ है। वो अपनी माँ को बताती है कि करण की मौत के समय ही तमीरा को वो जार मिला था, जहाँ उसने किसी तरह उस पिशाच को कैद किया हुआ था। हो न हो करण ने इसी मंत्र की मदद से यह मुमकिन किया होगा। सैम और उसकी माँ पाते हैं कि ये वही शांति पाठ है और वो दोनों लगातार इसी मंत्र को दोहराने लगते हैं, जिससे दूसरी तरफ टीचर की जान बच जाती है और अब यह पिशाच खुद सैम के घर की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसे में सैम शांति पाठ नहीं रोकती, लेकिन फिर भी यह पिशाच उन पर भारी पड़ने लगता है। यह राक्षस सैम के पेरेंट्स को पूरी तरह से जख्मी कर देता है और इस हालत में सैम की माँ उसे तमीरा की याद दिलाती है। सैम उनसे पूछती है कि आखिर वो कहाँ कैद है, जिस पर सैम की माँ उसे कहती है कि तमीरा वहीं पर कैद होगी जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। ये सुनकर सैम समझ जाती है कि तमीरा कहाँ पर हो सकती है। हम देखते हैं कि वो आधी रात को किसी तरह करण के घर पर पहुँचती है, वही जहाँ इस एंटिटी ने तमीरा पर पहली बार हमला किया था। सैम को तमीरा की चीख घर के नीचे से सुनाई देती है, जिसे फॉलो करते हुए वो बेसमेंट तक पहुंचती है, जहां पहुंचकर सैम लगातार शांति पाठ दोहराने लगती है और अंदर घुसते ही उसे तमीरा दिखाई देती है। वो तमीरा को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो पिशाच उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। होश में आने पर सैम पाती है कि पिशाच तमीरा को जलाकर मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसने करण के साथ किया होगा। ऐसे में वो पास में पड़ा शीशे का एक जार उठा लेती है और शांति पाठ दोहराने लगती है ताकि उसे कैद कर सके, लेकिन पिशाच बहुत ही ताकतवर हो चुका था, इसलिए हम देखते हैं कि सैम का हाथ जलने लगता है और वो जार उसके हाथ से नीचे गिरकर फूट जाता है। सैम भी कमजोर पड़ने लगती है, लेकिन तभी उसे वो तस्वीर का मतलब समझ आता है, जहाँ कई मॉन्स्टर्स एंटिटीज किसी बच्चे के मुंह के अंदर समा रहे थे। तस्वीर का मतलब साफ था, पिशाच को रोकने के लिए किसी इंसान को उसका वेसल बनना पड़ेगा, यानी सैम को खुद ही उस जार का काम करना होगा, जैसे पहले साधु लोग करते थे। यहाँ सैम आगे आती है और शांति पाठ पढ़ने लगती है। इससे पिशाच पहली बार कमजोर पड़ने लगता है और वो धीरे धीरे करके आग बनता है और सैम के अंदर समा जाता है। हम देखते हैं कि पिशाच को अपने अंदर भर लेने के बाद भी सैम सही सलामत थी और तमीरा की जान बच गई थी। इसके बाद हम सैम और तमीरा को अपने परिवार के साथ देखते हैं, जहां वो पिशाच सैम के अंदर रहता है और सैम उसे शांत रखने के लिए कच्चे मांस का सेवन करती है। लास्ट में जहां उसके माता पिता, उसकी दोस्त, इवन टीचर भी उसके साथ खड़ी थी। वहीं अब सैम अपने इंडियन रूट्स को भी एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे वो शांति पाठ और पूजा एक्सेप्ट कर पा रही थी। लेकिन तमीरा को डर है कि कहीं पिशाच वापस बाहर ना आ जाए। इस पर सैम उसे दिलासा देती है कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगी, पिशाच अब कभी वापस बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन तमीरा के जाने के बाद हम सैम को नोटिस करते हैं, जिसके चेहरे पर डर और दुख साफ जाहिर हो रहा था, मतलब कि उस एंटिटी को रोक पाना इतना आसान भी नहीं होने वाला था। और यही होता है इस मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।